नमस्कार। मैं डॉक्टर शिबानी शाह, सहायक प्राध्यापक, कला और विज्ञान महाविद्यालय, बड़ौदा से हूँ। आज मैं आपके सामने एमए द्वितीय वर्ष के पाश्चात्य काव्यशास्त्र पेपर के अंतर्गत क्रोचे का अभिव्यंजनावाद इस विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तन का श्रेय इटली के काव्य मीमांसक एवं दार्शनिक क्रोचे को दिया जाता है। क्रोचे 1866 से 1952 ईस्वी तक उनका काल रहा है। उन्होंने अपने निबंध में अभिव्यंजना की मूलभूत अवधारणाओं को व्यक्त किया है और उनका जो कला संबंधी पुस्तक है एस्थेटिक, या जिसे हम सौंदर्य शास्त्र भी कहते हैं, उसका अनुवाद विश्व की प्रमुख भाषाओं में हुआ है। अभिव्यंजनावाद अभिव्यंजनावाद एक कला सिद्धांत है जिसका संबंध सौंदर्य शास्त्र से है, न कि साहित्यिक आलोचना से। क्रोचे की मान्यता है कि कलाकार अपनी कलाकृति में अपने अंतर की अभिव्यक्ति करता है और यह अभिव्यक्ति बिंबात्मक होती है, जिसका स्वरूप उसके हृदय में विद्यमान होता है। बाह्य जगत से उसका कोई संबंध नहीं होता है। बाह्य जगत केवल बिंब निर्माण में सहायक होता है। अर्थात कलाकार जो भी अभिव्यक्ति करता है वह उसके हृदय में उद्वेलित जो भाव होते हैं उसी का बिंब स्वरूप हमारे सामने आता है। अर्थात वह कुछ नया नहीं होता है या बाह्य जगत से उसका कोई संबंध नहीं होता है, बल्कि कलाकार के हृदय के भीतर के जो भाव होते हैं वही बिंब के रूप में हमारे सामने काव्य के रूप में प्रस्तुत होते हैं। क्रोचे ज्ञान के दो रूप मानते हैं, एक सहजानुभूति और दूसरा विचारात्मक। सहजानुभूति से तात्पर्य था कि ज्ञान मनः शक्ति द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जबकि विचारात्मक बुद्धि ज्ञान का ही एक दूसरा रूप है। वे सहजानुभूति को किसी का सहारा नहीं प्रदान करते हैं, अर्थात सहजानुभूति किसी के सहारे के लिए मोहताज नहीं होती है, बल्कि उसके लिए यह आवश्यक भी नहीं है कि वह दूसरों की आंखें उधार ले, कारण उसकी स्वयं की आंखें ही काफ़ी तेज होती है। सहजानुभूति को क्रोचे आंतरिक संवेदनों से भिन्न मानता है और उसे अभिव्यंजना कहता है। उनके अनुसार सहजानुभूति अभिव्यंजना का कोई ना कोई एक रूप ढूंढ ही लेती है और इस प्रकार अभिव्यंजना सहजानुभूति का एक अभिन्न अंग है। क्रोचे यह भी मानता है कि प्रत्येक सहजानुभूति अभिव्यंजना है और प्रत्येक अभिव्यंजना कला है। अतः यदि प्रत्येक सहजानुभूति को कला कह दिया जाए तो भी वह अनुचित नहीं होगा। क्रोचे यह भी मानता है कि सामान्य व्यक्ति और कलाकार दोनों में सहजानुभूति होती है, किंतु दोनों की सहजानुभूति की मात्रा में काफ़ी अंतर होता है। कलाकार की सहजानुभूति अधिक व्यापक और विस्तृत होती है, अर्थात कलाकार जो महसूस करता है वह जो संवेदना है वह अधिक व्यापक और विस्तृत होती है, जबकि कवि में और साधारण व्यक्ति में की प्रतिभा या गुण में बहुत सारा अंतर। क्रोचे सौंदर्यवाद की व्याख्या करते हुए उसके 4 स्तरों की परिकल्पना करते हैं। वह कहते हैं कि सबसे पहले उसमें अंतः संस्कार या अंतः संवेदन होना चाहिए, अर्थात क्रोचे के अनुसार किसी भी कलाकृति को देखकर मन पर पड़ने वाले सहज प्रभाव और उससे उठने वाली जो विभिन्न संवेदनाएं होती हैं वह अंतः संस्कार के अंतर्गत आती है और सहजानुभूति
इस अंतः संस्कार से ही जन्म लेती है। अर्थात जहाँ पर अंतः संस्कार होगा वहीं से सहजानुभूति का आरंभ होगा। इसके बाद वह कहते हैं अभिव्यंजना। अभिव्यंजना को वे स्वयं प्रकाश ज्ञान या सौंदर्य भी कहते हैं। यह स्वयं प्रकाश ज्ञान संवेगों से भिन्न होता है। संवेग तो क्षणिक होते हैं, परंतु स्वयं प्रकाश ज्ञान हम तभी ग्रहण कर पाते हैं जब किसी बिंब के रूप में हमारे सामने आते हैं। और ये जो स्वयं प्रकाश ज्ञान है वह किसी बौद्धिक प्रक्रिया अथवा विचारधारा पर आधारित होती है और यह आत्मा की सहज क्रिया है। वे सौंदर्य का आधार अभिव्यंजना को ही मानते हैं। तीसरा स्तर है आनुषांगिक आनंद। क्रोचे की यह धारणा है कि अभिव्यंजना से आनंद की अनुभूति होती है, अथवा हम यह कह सकते हैं कि अभिव्यंजना के अवसर पर एक विशेष प्रकार के आनंद का अनुभव होता है और यह आनंद उस भाव को अभिव्यक्त करने के लिए उसे प्रेरित करता है। और अभिव्यक्ति के लिए वह कहते हैं कि प्रत्येक सहजानुभूति अवश्य ही अभिव्यक्त होती है। अर्थात कवि जो भी अनुभव करता है वह सहजानुभूति के रूप में अवश्य ही अभिव्यक्त होती है। उनका तात्पर्य व्यंजना से ही नहीं है, बल्कि अशाब्दिक व्यंजनाओं जैसे कि रूप, रंग, रेखा, ध्वनि आदि से भी है। इस प्रकार क्रोचे के दर्शन के संबंध में स्कॉट जेम्स ने कहा है कि क्रोचे के दर्शन में कला सहजानुभूति के अतिरिक्त कुछ नहीं, अथवा वह मानस के अंदर प्रभावों की अभिव्यक्ति है। सहजानुभूति तब कला होती है जब आत्म सहजानुभूति में रमता है और सिर्फ पूर्ण अभिव्यक्ति ही क्रिया में एकाग्र होता है। इस प्रकार क्रोचे के अभिव्यंजनावाद से जो निष्कर्ष निकलते हैं उसके अनुसार पहला कला सहजानुभूति है तथा सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है। दूसरा, अभिव्यंजना को स्वयं प्रकाश ज्ञान भी कहा गया है। तीसरा, अभिव्यंजना से आनंद की अनुभूति होती है। चौथा, अभिव्यंजना पूर्णतः आंतरिक वस्तु है, अर्थात हृदय से समझने की वस्तु है और कवि के मानस जगत में वस्तु की बिंबात्मक अनुभूति ही कला की पूर्णता है। पांचवा, क्रोचे कला को नैतिक बंधनों से स्वतंत्र मानकर भी स्वेच्छाचारिता को प्रश्रय नहीं देता है, अर्थात कवि को स्वेच्छाचारी बनकर व्याख्या करने का अधिकार नहीं है, बल्कि उसे नैतिक बंधनों में बंधकर ही व्याख्या करनी चाहिए। छठवां कहते हैं कि अमूर्त कला को ही नैतिक बंधनों से मूर्त मानकर उसे प्रस्तुत करना चाहिए, अर्थात मूर्त कलाकृति को वह योग्य नहीं मानते हैं। सातवां कहते हैं कि सौंदर्य की वस्तुगत स्थिति को अस्वीकार करते हुए सौंदर्य वस्तु में नहीं बल्कि देखने वाले की दृष्टि में होती है, अर्थात कवि जो भी देख रहा है वह सौंदर्य उस वस्तु में न होकर कवि की दृष्टि में होती है और कल्पना के योग से वह जो सौंदर्य है उसमें और अधिक विकास होता है। परंतु क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की भी कई सीमाएं रही हैं और उस पर भी बहुत आक्षेप लगे हैं। इसके अंतर्गत जो प्रमुख विद्वानों ने उनकी समीक्षा की है क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की, तो इसके अंतर्गत उनका सर्वप्रथम तर्क यह है कि क्रोचे की मान्यता कला के अमूर्त रूप से संबद्ध है, जबकि कला का क्षेत्र मूर्त है। दूसरा विवेचक यह भी कहते हैं कि क्रोचे ने कुछ शब्दों का प्रचलित अर्थ न लेकर मनमाना अर्थ ग्रहण किया है, जिससे उसके सिद्धांत विवेचन में
दुरूहता आ गई है। वह कला के पर्यायवाची शब्दों को खोजने का प्रयास करता हुआ कला को सहजानुभूति अर्थात अभिव्यंजना या कल्पना कहता है, और इस प्रकार से कला सहजानुभूति, अभिव्यंजना, कल्पना और सौंदर्य को एक दूसरे का पर्याय मान लेता है। आलोचकों का यह भी कहना है कि सहजानुभूति को क्रोचे बौद्धिकता से रहित मानता है और व्यवहारिक दृष्टि से इस पार्थक्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्रोचे ने अपने विवेचन में जीवन की उपेक्षा की है। उनका यह कहना है कि वस्तुतः प्रत्येक कलाकार जीवन को अपने ढंग से और अपनी दृष्टि से देखता है और कला में उसी दृष्टि को अभिव्यक्त करता है, किंतु क्रोचे के अभिव्यंजनावाद में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। और आलोचकों का यह भी कहना है कि यदि कला की अभिव्यक्ति मन में बिंबों के रूप में पूर्ण हो जाती है तो उसे बाह्य जगत के सम्मुख लाने की क्या आवश्यकता है, और इस प्रश्न का सही उत्तर इस सिद्धांत से नहीं मिल पाता है। हिंदी में भी क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को लेकर अनेक आलोचकों ने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। आचार्य शुक्ल ने वक्रोक्ति सिद्धांत के साथ इसकी संगति बैठाई है। उनके अनुसार अभिव्यंजना अर्थात किसी बात को कहने का ढंग ही सब कुछ है। बात चाहे जो हो या जैसी हो अथवा कुछ ठीक ठिकाने की न भी हो, तात्पर्य यह है कि अभिव्यंजना में कथन के ढंग का अनूठापन ही सब कुछ है। इस वाद में तथ्य इतना ही है कि उक्ति ही कविता है और उसके भीतर जो अर्थ छिपा रहता है वह स्वतः कविता नहीं है, और इसलिए शुक्ल जी ने अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान कहा है। भले ही शुक्ल जी ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को विशेष महत्व न दिया हो, किंतु इतना तो स्पष्ट है कि उसने सहजानुभूति एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान को अभिव्यंजना से जोड़कर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन करने में अवश्य सफलता प्राप्त की है।